गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की ताजा खबर। 1. नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला शोध परीक्षण स्थल तैयार हो रहा है। यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है। थंडरस्टॉर्म अनुसंधान परीक्षण स्थल ड्रोन 100 मीटर फ्लक्स टावर और उच्च स्तरीय उपकरणों से सुसज्जित होगा और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड से सटे एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) पुणे और राष्ट्रीय मध्यम सीमा मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF) दिल्ली संयुक्त रूप से इस सुविधा का विकास और उपयोग करेंगे। मौसम विज्ञानी जल्द ही राक्षसी नॉर्वेस्टर्स या कालवैसाखी पर नजर रखने के लिए ड्रोन, मोबाइल वेन और उच्च स्तरीय उपकरणों को तैनात करने में सक्षम होंगे, जो हर गर्मियों में भारत के पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। प्रस्तावित बहु करोड़ रुपए की अनुसंधान परीक्षण सुविधा पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड से सटे एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगी। नियंत्रण केंद्र भुवनेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर पूर्व में ओडिशा के भद्रक जिले के चंदबली में होगा। 2. स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप, NCW ने केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को तलब किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप में सुनवाई के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को शुक्रवार को तलब किया है। DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर मारपीट का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर हमले का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने उन्हें मामले में सुनवाई के लिए बुलाया। NCW ने कहा कि उसने एक मीडिया पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसका शीर्षक है DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। NCW के अनुसार पोस्ट में बताया गया था कि दिल्ली से राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग DCW की पूर्व प्रमुख मालीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की थी। मंत्री का निवास। 3. बंगाल के पूर्वी बर्दवान में मृत मिला लापता बीजेपी कार्यकर्ता, पार्टी ने लगाया हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद बीजेपी और सत्तारूढ़ TMC के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों को गुरुवार सुबह एक फार्म हाउस में रॉय का शव मिलने के बाद मंतेश्वर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने उसे बरामद किया। बुधवार रात से लापता एक भाजपा कार्यकर्ता का शव गुरुवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले में मिला, जिससे एक नया विवाद पैदा हो गया और स्थानीय भाजपा नेताओं ने दावा किया कि उसकी हत्या TMC कार्यकर्ताओं ने की है। हालांकि सत्तारूढ़ TMC ने इस आरोप से इनकार किया है। अभिजीत रॉय मंतेश्वर के जमुना क्षेत्र में भाजपा बूथ अध्यक्ष और बूथ संख्या 168 के पोलिंग एजेंट थे। मंतेश्वर बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जहां दिलीप घोष भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। 4. मुंबई होर्डिंग हादसा, BMC ने 60 घंटे बाद बचाव अभियान बंद किया। मुंबई होर्डिंग ढहने की त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश के बाद BMC ने शहर भर में होर्डिंग्स का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया है। कुचली हुई मोटर गाड़ियां और होर्डिंग के कंकाल अभी भी भूखंड के आसपास पड़े हुए हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम BMC ने गुरुवार सुबह घाटकोपर साइट पर खोज और बचाव अभियान बंद कर दिया, जहां सोमवार को 120 फुट ऊंचा एक होर्डिंग बगल के पेट्रोल पंप पर गिर गया था, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी और 75 अन्य घायल हो गए थे। मुमने का काम जारी है। यह काम जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि घटनास्थल पर अभी भी काफी मात्रा में मलबा बचा हुआ है। कुचली हुई मोटर गाड़ियां और होर्डिंग के कंकाल अभी भी भूखंड के आसपास पड़े हुए हैं। 5. अपराध को सुलझाना, कैसे एक ट्रेन यात्री द्वारा ली गई सेल्फी ने मुंबई पुलिस को एक व्यक्ति की रहस्यमय मौत को सुलझाने में मदद की। अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए मुंबई जाना पुणे के एक व्यक्ति के लिए घातक बन गया। 24 वर्षीय भांगे की मौत, जो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए शहर आया था, तब तक अनसुलझी रही जब तक कि मुंबई पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को नहीं पकड़ लिया जिसने लोकल ट्रेन में एक यात्री का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की थी। प्रभास भांगे मार्च में ट्रेन से मुंबई से पुणे की यात्रा कर रहे थे, तभी उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। भांगे, जो पहले मुंबई में रहता था, मुंबई आया था और सिद्धेश्वर एक्सप्रेस से घर लौटते समय जैसे ही ट्रेन विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वह ट्रेन से गिर गया। 24 वर्षीय भांगे की मौत, जो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए शहर आया था, तब तक अनसुलझी रही जब तक कि मुंबई पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को नहीं पकड़ लिया जिसने लोकल ट्रेन में एक यात्री का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की थी। 6. स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप पर सवाल टाले केजरीवाल, संजय सिंह बोले राजनीतिक खेल मत खेलो।
केजरीवाल और अखिलेश लखनऊ में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जब उनसे स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोपों के बारे में पूछा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा उनके सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ लगाए गए मारपीट के आरोपों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। कुमार को गुरुवार को केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह के साथ लखनऊ हवाई अड्डे पर देखा गया था। केजरीवाल और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सिंह के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जब उनसे स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा गया। 7. दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के चैट बॉक्स में अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के लिए वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि हाइब्रिड सुनवाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अदालत के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के चैट बॉक्स में स्पष्ट रूप से अपमानजनक टिप्पणियां करने के बाद उसके खिलाफ अवमानना क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरत्ता की एकल न्यायाधीश पीठ ने 9 मई के अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता जो एक प्रैक्टिसिंग वकील है से अपेक्षा की जाती है कि वह शिष्टाचार बनाए रखे। पूछताछ पर उसने कोई पश्चाताप व्यक्त नहीं किया है और उक्त टिप्पणियों पर कायम है। रिकॉर्ड के तौर पर टिप्पणियां अदालत को बदनाम करने के इरादे से सार्वजनिक डोमेन में थी और स्पष्ट रूप से अवमाननापूर्ण है और न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करती हैं। चूंकि टिप्पणियां बड़े पैमाने पर जनता की धारणा में अदालत के अधिकार को कमजोर करने के लिए की गई हैं, इसलिए यह अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत आपराधिक अवमानना के दायरे में आती है। 8. सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से बचाया। वरिष्ठ वकील ने कहा कि मामले में 3 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी और अब उन्हें ताजा पूरक आरोप पत्र दाखिल होने के मद्देनजर नई गिरफ्तारी की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से राहत दी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दिसंबर 2011 में 8 दिनों में 954 करोड़ रुपए के 1280 रखरखाव अनुबंधों को निष्पादित किया था। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इनकी कॉल की दलीलों पर ध्यान दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा मामले में उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर करने के बाद आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। पीठ ने अब याचिका को 4 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि मामले में 3 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी और अब उन्हें ताजा पूरक आरोप पत्र दाखिल होने के मद्देनजर नई गिरफ्तारी की आशंका है। पीठ ने सिंह की जमानत के लिए नई याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। 9. बढ़ते तापमान के बीच आईएमडी ने पंजाब और हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट और चंडीगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने इस सप्ताह के अंत में पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में गंभीर हीटवेव और चंडीगढ़ में हीटवेव की स्थिति की चेतावनी दी है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार करने के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने पंजाब और हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट और चंडीगढ़ के लिए पीला अलर्ट जारी किया है। लोगों को चेतावनी दी है कि तापमान और बढ़ सकता है, खासकर 18 और 19 मई को। चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें गंभीर गर्मी की चेतावनी दी गई है, और चंडीगढ़ के लिए पीला अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हीटवेव की भविष्यवाणी की गई है। नारंगी अलर्ट का मतलब है कि लोगों को तैयार रहना चाहिए और पीले अलर्ट का मतलब है कि लोगों को अपडेट रहना चाहिए। 10. 60 साल तक कोई महिला उम्मीदवार नहीं होने के बाद जाट बहल हिसार में चौटाला बहुओं के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। नैना जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला की मां हैं, सुनैना असली चौटाला की पार्टी इनेलो की हैं। इसके अलावा चौटाला परिवार के एक अन्य सदस्य भाजपा के रंजीत चौटाला और कांग्रेस के जयप्रकाश भी मैदान में हैं। जाट बहल हिसार लोकसभा सीट, जहां पिछले 6 दशकों से कोई महिला उम्मीदवार नहीं है, वहां इस साल चौटाला बहुओं के बीच लड़ाई देखी जा रही है। अपने बेटे और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा स्थापित जननायक जनता पार्टी जेजेपी के मौजूदा विधायक नैना चौटाला अपनी भाभी और इंडियन नेशनल लोकदल INLD सुनैना चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। उम्मीदवार नैना 57 और सुनैना उम्र की शादी चौटाला परिवार की 2 शाखाओं में हुई है, जो पूर्व प्रधानमंत्री और हरियाणा के प्रमुख जाट नेता चौधरी देवीलाल के वंशज हैं।
नैना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की बहू हैं और उनके बड़े भाई दिवंगत प्रताप सिंह चौटाला की सुनैना। 11 है, क्या कश्मीर पार करेगा 50% वोटिंग का आंकड़ा? पार्टियों को श्रीनगर में मतदान के प्रभाव की उम्मीद है। बारामूला और अनंतनाग राजौरी सीटों पर पारंपरिक रूप से श्रीनगर की तुलना में अधिक मतदान होता है। वे हाई वोल्टेज प्रतियोगिता भी देख रहे हैं, जिसे घाटी की पार्टियां निरसन के खिलाफ वोट कह रही हैं। भारत के आम चुनाव के चौथे चरण के दौरान श्रीनगर में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने का इंतजार करते लोग। श्रीनगर में लगभग 3 दशकों में सबसे अधिक 38% मतदान हुआ, जिसकी अलग अलग हलकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की जा रही है। अब सबकी निगाहें इस पर है कि कश्मीर की बाकी 2 लोकसभा सीटों पर 20 और 25 मई को मतदान होने का क्या मतलब है। परंपरागत रूप से बारामूला, जहां अगले वोट पड़ते हैं, और अनंतनाग, अब इसका नाम बदलकर अनंतनाग राजौरी है, दोनों में श्रीनगर लोकसभा सीट की तुलना में अधिक मतदान हुआ है। जम्मू प्रांत के इलाकों को अब अनंतनाग में शामिल करने के साथ कश्मीर में कुल मतदान 50% का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है, जो 1996 के चुनावों से भी अधिक होगा, जो जबरन मतदान के आरोपों से प्रभावित थे। 12 है, चुनाव के बीच में कांग्रेस प्रमुख ने पार्टी को चौंकाया, कहा गरीबों का राशन दोगुना कर 10 किलो कर देंगे। पार्टी का घोषणा पत्र इस पर मौन था। कुछ दिन पहले प्रियंका ने कहा था कि सरकार मुफ्त राशन देकर लोगों को स्वतंत्र के बजाय निर्भर बना रही है। एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को लखनऊ में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लोकसभा चुनाव आधे से अधिक समय बीत जाने के बाद कांग्रेस ने बुधवार को एक नए चुनावी वादे की घोषणा की। अगर वह सत्ता में आती है तो इंडिया ब्लॉक गरीबों को हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन देगा, जिससे भाजपा सरकार की 5 किलो योजना दोगुनी हो जाएगी। चुनाव से पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र मुफ्त राशन पर चुप था और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की घोषणा ने पार्टी के कई नेताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। 13 कांग्रेस की दिग्गज नेता कमला बेनीवाल, जिनका राज्यपाल के रूप में कार्यकाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार के साथ मतभेदों से भरा था, का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 27 साल की उम्र में कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी और राजस्थान में अपने विधानसभा कार्यकाल के दौरान विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला। आखिरी बार वह 2003 में पहली अशोक गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम थीं। गुजरात में राज्यपाल के रूप में कमला बेनीवाल का कार्यकाल तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के साथ मतभेदों से भरा रहा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और 3 राज्यों में राज्यपाल का पद संभाल चुकी कांग्रेस की दिग्गज नेता कमला बेनीवाल का बुधवार को जयपुर में निधन हो गया। वह 97 वर्ष की थीं। 1927 में झुंझुनू जिले के गौरीर गांव में एक जाट परिवार में जन्मे बेनीवाल ने युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज से अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास में बीए और राजस्थान के टोंक जिले के बनस्थली विद्यापीठ से इतिहास में एमए पूरा किया। 14 इस बार दिल का गठबंधन, बंगाल में वामपंथी कांग्रेस जमीनी स्तर पर करीब पीछे। पार्टी कार्यालयों और व्हाट्सएप समूहों को साझा करने से लेकर समन्वय पैनल और रैलियों तक सहयोगी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि गठबंधन व्यवहार्य साबित हो और उनके पुनरुद्धार की शुरुआत हो। 14 मई 2024 को सिराकोल, दक्षिण 24 परगना में एक रोड शो के दौरान कांग्रेस नेता सौम्या आइचरॉय, मोहम्मद सलीम और डिमोंड हार्बर से वामपंथी लोकसभा उम्मीदवार प्रतीकुर रहमान ने कांग्रेस का समर्थन किया। इस महीने की शुरुआत में एक गर्म दिन पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर लोकसभा क्षेत्र में नवग्राम के सीपीआई एम क्षेत्र समिति कार्यालय में स्थानीय पार्टी नेता संजीव पांडे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष धीरेन्द्रनाथ यादव और उसके आंचल के साथ उलझ गए। प्रमुख सुजॉय घोष अपनी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। बाहर गर्मी की हवा में दोनों पार्टियों के झंडे लहरा रहे थे। 15 कोई अपवाद नहीं बना रहा, फैसले की आलोचना का स्वागत, केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर एससी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस कथित टिप्पणी पर अपवाद जताया कि अगर लोगों ने आपको वोट दिया तो उन्हें 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए जून तक अंतरिम जमानत देते हुए कोई अपवाद नहीं बनाया है और कहा कि आलोचनात्मक विश्लेषण या यहां तक कि फैसले की आलोचना का स्वागत है। जहां तक आलोचनात्मक विश्लेषण या यहां तक कि फैसले की आलोचना का सवाल है, यह स्वागत योग्य है। कोई कठिनाई नहीं है।
आपके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही 2 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता करते हुए कहा। 16 विपक्ष ने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाया, मैंने उनकी सच्चाई उजागर कर दी। यूपी रैली में पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के लालगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन पूरी तरह से तुष्टीकरण के दलदल में डूब गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्ष पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीए) पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वह वोट बैंक की राजनीति करके हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वा रहा है। देश के लोग अब जानते हैं कि वोट बैंक की राजनीति करके और हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाकर आपने देश को 60 वर्षों से अधिक समय तक सांप्रदायिक आग में जलने दिया। आपने धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा पहना था, लेकिन मोदी ने आपकी सच्चाई उजागर कर दी है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के लालगंज में एक सार्वजनिक बैठक में कहा। 17 संसद सुरक्षा उल्लंघन, 8 निलंबित दिल्ली पुलिस कर्मियों को बहाल किया जाएगा। घटना के बाद केंद्र ने सीआईएसएफ को व्यापक पैटर्न पर नियमित तैनाती के लिए संसद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए कहा था। संसद में सुरक्षा उल्लंघन के बाद 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने के 5 महीने बाद संसद सुरक्षा सेवा ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस से उन्हें बहाल करने के लिए कहा गया है। पिछले साल 13 दिसंबर को सुरक्षा उल्लंघन के बाद जब धुएं के डिब्बे के साथ 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए, सीआरपीएफ महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा प्रारंभिक जांच में प्रवेश बिंदु पर सुरक्षा खामियां पाई गईं। आगंतुकों की तलाशी के दौरान उल्लंघन के लिए दिल्ली पुलिस के 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। 18 विशेष अदालत द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ईडी पीएमएलए के तहत आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब विशेष अदालत पीएमएलए के तहत किसी शिकायत का संज्ञान ले लेती है, तो प्रवर्तन निदेशालय को अगर किसी आरोपी की हिरासत चाहिए तो उसे विशेष अदालत से संपर्क करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक विशेष अदालत द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत किसी व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसे विशेष अदालत से संपर्क करना होगा। उसकी कस्टडी चाहता है। धारा 44 के तहत एक शिकायत के आधार पर पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के बाद ईडी और उसके अधिकारी शिकायत में आरोपी के रूप में दिखाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं। यदि ईडी उसी अपराध में आगे की जांच करने के लिए समन की तामील के बाद पेश होने वाले आरोपी की हिरासत चाहती है, तो ईडी को विशेष अदालत में आवेदन करके आरोपी की हिरासत मांगनी होगी, जस्टिस ए ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा। 19 गूगल आई/0 2024 सुविधाओं सहित एंड्रॉयड पर सब कुछ नया आ रहा है। इस वर्ष के अंत में आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर आने वाली नई सुरक्षा सुविधाओं, ऐप प्रबंधन टूल और एआई संचालित कार्यक्षमताओं की एक झलक यहां दी गई है। यह वह वर्ष था जब एनी गूगल के वार्षिक डेवलपर सम्मेलन आई/ओ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जो मंगलवार को माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। सीईओ सुंदर पिचाई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित 2 घंटे की प्रस्तुति का शीर्षक देते हुए मंच संभाला। हमें गूगल खोज, जीमेल, फोटो और जेमिनी पर क्या आ रहा है इसका पूर्वावलोकन मिला। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से एंड्रॉयड मुख्य भाषण के पहले दिन के दौरान विशेष रूप से अनुपस्थित था। लेकिन डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन गूगल ने सभी को याद दिलाया कि एंड्रॉयड अभी भी कंपनी की भविष्य की योजनाओं का एक हिस्सा है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम को और अधिक व्यक्तिगत बना देगा। यहाँ एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर आने वाली नई सुविधाओं का एक सारांश दिया गया है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भारी उपयोग करते हैं। गूगल दुनिया की सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के नवीनतम संस्करण में नई सुरक्षा उन्नयन और सुविधाएं जोड़ रहा है, जिनका पहली बार कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में कंपनी के वार्षिक डेवलपर सम्मेलन में पूर्वावलोकन किया गया था। 20 माइक्रोसॉफ्ट ने विकलांग लोगों के लिए एक अनुकूलन योग्य एक्सबॉक्स नियंत्रक प्रोटियस का अनावरण किया। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोटियस नाम से एक नए अनुकूलन योग्य एक्सबॉक्स नियंत्रक की घोषणा की है, जिसमें कई छोटे क्यूब्स हैं जिन्हें आप अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में शारीरिक रूप से अक्षम गेमर्स के लिए एक नए अनुकूलन योग्य एक्सबॉक्स नियंत्रक की घोषणा की है।
डिजाइन किए गए एक्सबॉक्स प्रोग्राम के हिस्से के रूप में बायोवेव द्वारा विकसित प्रोटियस नामक वायरलेस नियंत्रक एक वीडियो गेम नियंत्रक किट है जिसमें स्नैप एंड प्ले भाग होते हैं जिन्हें 100 मिलियन से अधिक कॉन्फ़िगरेशन और एलईडी लाइटिंग विविधताएं बनाने के लिए आसानी से जोड़ा जा सकता है। नियंत्रक को एक हाथ से उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें कई छोटे क्यूब्स हैं जिनमें बटन, एक दिशात्मक पैड और एनालॉग स्टिक हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि गेमर्स व्यक्तिगत अनुभव के लिए इन बटनों को रीमैप करने के लिए सहयोगी ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यह एक USB-C चार्जिंग केबल, एक ब्लूटूथ डोंगल, 2 बड़े एक बटन पेरिफेरल्स और बाएं और दाएं हैंडल के साथ आएगा। 21 भारत में निवेश ऑस को दुनिया के लिए बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम बनाता है। ऑस के कार्यकारी जेमी वेलेस। ऑस शिखर सम्मेलन में अमेज़न के जेमी वेलेस ने बताया कि भारत क्यों मायने रखता है और यहाँ उसके काम का दुनिया पर दूरगामी प्रभाव कैसे पड़ेगा। बेंगलुरु में चल रहे ऑस शिखर सम्मेलन में कंपनी ने भारत के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अमेज़न वेब सर्विसेज AWS के एशिया प्रशांत और जापान के उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक जेमी वेलेस ने भारत के प्रति AWS के समर्पण और अगले कुछ वर्षों में देश में पर्याप्त निवेश के लिए कंपनी की योजनाओं पर जोर दिया। ऑस शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए, जिसे वेलेस ने एक विपणन कार्यक्रम नहीं बल्कि जुड़ने का एक अवसर बताया, उन्होंने भारत में Amazon.com कंपनी के काम की सूक्ष्म समझ प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों पर बात की, साझेदारों को सम्मानित करने से लेकर AI कौशल के साथ भारतीय प्रतिभा को सशक्त बनाने तक। 22 I/O 2024 में गूगल प्रोजेक्ट स्टारलाइन की प्रस्तुति 3D कॉलिंग एक विज्ञान फिल्म के दृश्य की तरह महसूस हुई। कैलिफोर्निया में गूगल I/O 2024 में मैंने प्रोजेक्ट स्टारलाइन आजमाया, जो 3D वीडियो की तरह गहराई जोड़कर वीडियो कॉल को यथार्थवादी बनाने की कंपनी की भव्य दृष्टि है। I/O 2024 में गूगल ने कहा कि वह उत्पाद का व्यावसायीकरण करने के लिए HP के साथ मिलकर काम कर रहा है। कैलिफोर्निया में गूगल I/O 2024 के दौरान डेमो रूम में जाने से 5 मिनट पहले मैं केवल कल्पना कर सकता था कि ये वीडियो कॉलिंग का प्रदर्शन होगा, लेकिन 3D में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और प्रोजेक्ट स्टारलाइन में मेरी लगभग कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, स्क्रीन की ओर देखा और देखा कि एक गूगल कर्मचारी मेरे सामने बैठा है और मुझसे बात कर रहा है, तो मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मैंने खुद से पूछा कि क्या आभासी बातचीत का यही भविष्य है। 23 गुसेट काउंसलिंग 2024 पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 मई तक बढ़ा दी गई है। सेब गुसेट 2024 पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मई थी, जिसे अब 28 मई तक बढ़ा दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट guset.seb.org पर आवेदन कर सकते हैं। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड GSEB ने गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट GUJCET 2024 के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट guset.seb.org पर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 मई थी, जिसे अब 28 मई तक बढ़ा दिया गया है। बोर्ड की ओर से अभी परीक्षा के आयोजन की तारीख जारी नहीं की गई है। परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 350 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। इस शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग पद्धति का उपयोग करके SPP सिस्टम का उपयोग करके ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है। इस शुल्क का भुगतान SPP शाखा भुगतान के SPP विकल्प का उपयोग करके भी किया जा सकता है। परीक्षा की अंतिम तारीखें उम्मीदवारों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे के अपडेट और निर्देशों के लिए आधिकारिक वेबसाइट guset.seb.org को नियमित रूप से देखते रहें। 24 दक्षिण कोरियाई अदालत ने मेडिकल स्कूल में प्रवेश को बढ़ावा देने वाली योजना को अवरुद्ध करने के प्रयास को खारिज कर दिया। सियोल उच्च न्यायालय ने योजना को अवरुद्ध करने के लिए हड़ताल करने वाले डॉक्टरों और अन्य विरोधियों के निषेधाज्ञा के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिससे अगले वर्ष मेडिकल स्कूल नामांकन कोटा 3058 की वर्तमान सीमा से 2000 तक बढ़ जाएगा। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने गुरुवार को मेडिकल स्कूल में प्रवेश को भारी बढ़ावा देने की सरकार की विवादास्पद योजना के पक्ष में फैसला सुनाया। सरकार और योजना का विरोध करने वाले डॉक्टरों के बीच महीनों से चले आ रहे गतिरोध ने देश की चिकित्सा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इसके विरोध में फरवरी से 10,000 से अधिक जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सियोल उच्च न्यायालय ने योजना को अवरुद्ध करने के लिए हड़ताल करने वाले डॉक्टरों और अन्य विरोधियों के निषेधाज्ञा के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिससे अगले वर्ष मेडिकल स्कूल नामांकन कोटा 3058 की वर्तमान सीमा से 2000 तक बढ़ जाएगा।
डॉक्टरों के वकील ली प्योंग चुल ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि वह फैसले के विवरण की समीक्षा करने के बाद गुरुवार के फैसले पर एक आधिकारिक बयान जारी करेंगे। प्रधानमंत्री हैन डक्सो ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार न्यायिक शाखा के बुद्धिमान फैसले की सराहना करती है। 25 संदूषण के आरोपों के बीच ब्रिटेन ने सभी भारतीय मसाला आयातों की जांच कड़ी कर दी है। हांगकांग ने पिछले महीने एमडीएच द्वारा उत्पादित 3 मसाला मिश्रणों और एवरेस्ट द्वारा उत्पादित एक मसाला मिश्रण की बिक्री को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि उनमें कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड का उच्च स्तर था। ब्रिटेन की खाद्य निगरानी संस्था ने भारत से सभी मसालों के आयात पर अतिरिक्त नियंत्रण उपाय लागू किए हैं। उसने बुधवार को कहा, 2 ब्रांडों के खिलाफ संदूषण के आरोपों के बाद वैश्विक खाद्य नियामकों के बीच चिंताएं पैदा होने के बाद सभी भारतीय मसालों की जांच तेज करने वाली वह पहली संस्था बन गई है। हांगकांग ने पिछले महीने एमडीएच द्वारा उत्पादित 3 मसाला मिश्रणों और एवरेस्ट द्वारा उत्पादित एक मसाला मिश्रण की बिक्री को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि उनमें कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड का उच्च स्तर था। सिंगापुर ने भी एवरेस्ट मिश्रण को वापस बुलाने का आदेश दिया और न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वे दोनों ब्रांडों से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रही हैं। एमडीएच और एवरेस्ट, भारत के 2 सबसे लोकप्रिय ब्रांड, ने कहा है कि उनके उत्पाद उपभोग के लिए सुरक्षित हैं। सभी भारतीय मसालों को प्रभावित करने वाली अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई में यूके की खाद्य मानक एजेंसी एफएसए ने कहा कि चिंताओं के मद्देनजर उसने भारत के मसालों में कीटनाशक अवशेषों के लिए अतिरिक्त नियंत्रण उपाय लागू किए हैं, जिनमें एथिलीन ऑक्साइड भी शामिल है। आप लोगों को धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।